गुड मॉर्निंग दोस्तों। चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं हूं राम प्रकाश। आज का हमारा ये वीडियो हमारा इतिहास का 5वां लेक्चर है, जिसमें से हम भारतीय इतिहास के एमसीक्यू बेस्ड जो जहां जहां से एमसीक्यू बनते हैं भारतीय इतिहास के, उन सभी पन्नों को पलटते हुए एक सीरीज वाइज हमने प्राचीन इतिहास से स्टार्ट किया है। प्राचीन इतिहास को हमने उसमें जो है हमने प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल से जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उनके बारे में हमने आपसे चर्चा की। और इसके बाद हमने सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल से जितने भी एमसीक्यू बनते हैं, जिन जिन स्थानों से जो खुदाई हुई है वहाँ से जो भी एमसीक्यू बनते हैं उनके बारे में हमने आपको बताया है। और इसके बाद हम जो अगले लेक्चर में हमने आपसे कहा था कि हम वैदिक काल के बारे में जानेंगे, और वैदिक काल के बारे में जानने के बाद इसके आगे के जो है, इसके बाद वैदिक काल के बाद हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म और शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इन अदर जो भी धर्म है उनके बारे में आपसे एमसीक्यू जानेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्राचीन इतिहास का जो माना जाता है, जो 16 महाजनपदों के बारे में आप सभी को बताया जाएगा, जिसकी जानकारी 16 महाजनपदों की जानकारी हमारे इस प्राचीन इतिहास के अंतर्गत जो है बौद्ध धर्म के अंगोत्तर निकाय से मिलती है। तो वहाँ से जानेंगे क्या बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या समानताएं नहीं हैं, उनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी एग्जामों के लिए जो भी, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, या चाहे यूपी ट्रिपल एससी, बीएसएफ, जो भी पेपर होते हैं आप सभी के, जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के लिए आपके लिए ये एक पावरफुल एनर्जी देने वाला एक वीडियो होगा, जिसके अंतर्गत आपको फटाफट रिवीजन कर सकते हैं पेपर के टाइम पर, और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने में आप सभी लोगों की ये वीडियो मदद करेगा। तो इससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि हमारे 4 लेक्चर जो है प्राचीन इतिहास के पिछले हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर हमारे इस वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी लोग हमारे इन सभी जो है प्राचीन इतिहास के वीडियोस को आप आसानी से देख सकते हैं। तो आइए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने आपको पिछले लेक्चर में हमने बताया है क्या वैदिक काल के अंतर्गत जो आते हैं वेद, उपनिषद, वेदांत, उपवेद, पुराण, 18 पुराण, 108 उपनिषदों के बारे में मैंने बताया है, जो भी वहाँ से एमसीक्यू बनते थे बेस्ट। मुझे आशा है कि आप हमारे वीडियोस को देखने के बाद आप एमसीक्यू ज़रूर लगा रहे होंगे। तो आइए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है ये वैदिक काल से संबंधित है, और वैदिक काल से जितने भी एमसीक्यू बनते हैं यहाँ से, जो भी ज़्यादातर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें हम जानते हैं, आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, आज का टॉपिक है हमारा वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक काल का अर्थ ही होता है, वैदिक काल एक वो समय या वो काल है, आप मानिए, जिसके अंतर्गत वेदों की रचना की जा रही थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि वैदिक काल एक वो समय है इतिहास का, भारतीय इतिहास का, जिसके अंतर्गत वेदों की रचना की जा रही थी। उस समय या उस काल को वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। पढ़ने की दृष्टि से, उसे जानने की दृष्टि से 2 समय कालों में बांटा गया है। समय के अनुसार वैदिक काल का समय होता है, स्टार्ट होता है जो वो होता है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, जो होता है ऋग्वैदिक काल का समय माना जाता है, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय जो है वो उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है। तो आपसे पहला ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक काल का समय निम्न में से माना जाता है, तो आप उसमें टिक लगाएंगे। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का समय जो है वो ऋग्वैदिक काल का समय माना जाता है। इसके बाद आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, उत्तर वैदिक काल का समय निम्न में से माना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल का समय जो है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर
और 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल का, संपूर्ण ऋग्वैदिक काल का जो समय काल है वो माना जाता है तो आप टिक लगाएंगे 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय जो है वो वैदिक काल का समय माना जाता है। अच्छा, वैदिक काल में हमने आपको बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें कुछ मृदभांड मिले थे। मृदभांड तो मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के घड़े जिस प्रकार के बनाए जाते हैं उन्हें मृदभांड बोला जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें मृदभांड मिले हुए हैं वो चित्रित नहीं थे, लाल कलर के, यानी कि उनमें गेरू कलर जो होता है, अपनी भाषा में बोले लाल कलर का लेप लगा दिया जाता था। उस तरीके के जो है मृदभांड जो मिलते थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय मिलते थे। अगर आपसे बोला जाएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया था कि वैदिक काल में मृदभांडों किस तरीके के मृदभांड मिले हुए हैं, तो आप लगाएंगे कि वैदिक काल में चित्रित मृदभांड मिले हुए हैं। क्या लगाएंगे? चित्रित। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, आगे का टॉपिक है फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि काले मृदभांड किस समय काल में मिले हुए हैं, तो आप लगाएंगे महाजनपद काल में। जब 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर काले मृदभांड मिले हुए हैं, यानी कि काले घड़े मिले हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम चलते हैं कि वैदिक काल जो है, ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं। ऋग्वैदिक काल या संपूर्ण वैदिक काल में जो है, यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छा पशुपालक कौन सा जानवर था, तो आप उस पर टिक लगाएंगे गाय। गाय यहाँ का पूजनीय और सबसे अच्छा और सबसे वैदिक काल का जो माना जाता है पूजनीय, सबसे ज़्यादा जो पशु माना जाता था, तो आप टिक लगाएंगे गाय में, जो कि गाय आज भी वर्तमान में ये पूजनीय है। तो वैदिक काल में अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण और पूजनीय पशु कौन था, तो आप टिक लगाएंगे गाय। इसके बाद वैदिक काल में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं, वैदिक काल में जो है समाज, यानी कितने वर्णों में समाज को बांटा गया था, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। तो वैदिक काल में मुख्य रूप से जो ऋग्वैदिक काल है उसमें मुख्य रूप से जो है समाज को, यानी कि वर्णों को 4 भागों में मुख्य रूप से डिवाइड किया गया था, जिसमें से पहला जो एक इम्पोर्टेंट है, उससे पहले आप ये समझिए कि सबसे पहले देवताओं को रखा जाता था, यानी कि ईश्वर को माना जाता था सबसे पहले। इसके बाद जो समाज है वो 4 वर्णों में बटा हुआ था। पहला, अच्छा एक बात पहले कि जो समाज था ऋग्वैदिक काल का, वो समाज कुल की प्रथा पर आधारित नहीं था, जैसे आज है कुल। अगर मैं कुशवाहा हूँ तो मैं कुशवाहा समाज का ही रहूँगा, चाहे जितना भी ज्ञान प्राप्त कर लूँ या कोई व्यवसाय करने लगूँ। जबकि वैदिक काल में ऐसा नहीं था। वैदिक काल में कर्म के आधार पर उनके समाज का जो है डिसाइड किया जाता था कि किस जाति का है, किस समाज का है, ये उसके कर्म के आधार पर उसे डिसाइड किया जाता था। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे सबसे पहले आपसे बोला जाएगा कि सबसे पहले वैदिक काल में जो कि ऋग्वैदिक काल में सर्वप्रथम सबसे ऊंचा किसका स्थान था, किस जाति का था, तो सबसे ऊंचे स्थान पर ब्राह्मण को रखा जाता था। दूसरे स्थान पर आपसे पूछा जाएगा किस दूसरे स्थान पर कौन था, तो दूसरे स्थान पर क्षत्रिय होते थे। ब्राह्मण जो पूजा पाठ वगैरह का कार्य करते थे, जो ज्ञान सबसे ज़्यादा रखते थे, उन्हें जो ज्ञान प्राप्त करते थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। सबसे उच्च कोटि या उच्च जाति का माना जाता था, ब्राह्मण को रखा जाता था। दूसरे नंबर पर क्षत्रिय को रखा जाता था। क्षत्रिय जो कि रक्षा के क्षेत्र में कार्य करते थे, उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, वो दूसरे स्थान पर आते थे। और तीसरे स्थान पे जो व्यवसाय करते थे, यानी कि जिन्हें वैश्य कहा जाता था, जो व्यवसाय करते थे उन्हें वैश्य कहा जाता था, वो तीसरे स्थान पर आते थे। और चौथे स्थान पर आते थे शूद्र, जो सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए थे, उन्हें शूद्र कहा जाता था। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा बनेगा कि क्षत्रिय को वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में
किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन में दिया जाएगा आपको वैश्य, वैश्य यानी कि रक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति था उसे क्या कहा जाता था? तो आप लगाएंगे टिक क्षत्रिय। इसी तरीके से आपको यहाँ से डिवाइड कर करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उनके बारे में बताएंगे। एक और क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो सबसे पहले प्रारंभ यहाँ जो होता है वैदिक काल का, वहाँ वैदिक काल में आर्यों से प्रारंभ होता है। आर्य जो कि ईरान से आए हुए थे, ज़्यादातर लोग ईरान वाले या एशिया माइनर वाले क्षेत्र से आए हुए थे। तो आपसे क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एमसीक्यू बेस्ड, कि भारत में जो आर्य आए थे तो आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ था? तो आप लगाएंगे मध्य एशिया या एशिया माइनर के मध्य एशिया वाले भाग से आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनेगा आपसे कि जो भारत में, दक्षिणी भारत में आर्यीकरण का जो कार्य किसके द्वारा किया गया? तो दक्षिण भारत में आर्यीकरण का कार्य अगस्त्य ऋषि के द्वारा किया गया था। और इसके बाद आपसे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि आर्यों का मुख्य पेय रस क्या था? तो उस पर आप लगाएंगे टिक। आर्यों का मुख्य पेय रस सोम रस माना जाता था, जो कि एक एनर्जी ड्रिंक होता था, एनर्जी के रूप में इसे युद्ध के समय में पिया जाता था। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि ये ड्रिंक था, यानी कि ड्रिंक हुआ करता था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो सोम रस था वो एक जो है वृक्ष से निकाला जाता था, जिसे अपन लोग ताड़ के वृक्ष शायद बोलते हैं, उससे निकाला जाता था। ये एक युद्ध के समय एनर्जी वेस्ट होता था, जिसे युद्ध के समय पिया जाता था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अल्कोहल है, अल्कोहल नहीं है, ये एक एनर्जी युक्त ड्रिंक होता था जो कि युद्ध के समय पिया जाता था। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आर्य समाज जो है वो किस धर्म या किस जाति को दर्शाता है? तो आप लगाएंगे किस वंश को दर्शाता है? तो आर्य समाज या आर्य जो लोग थे वो श्रेष्ठ वंश को दर्शाता है। अतः आर्य जो लोग आए थे भारत में, मध्य एशिया वाले एरिया से भारत में जो आए, वो अपने आप को आर्य जो श्रेष्ठ वंश का बताते थे, उच्च कुल का बताते थे। और जो भारत के लोग थे पहले से, उन्हें वो लोग जो है तो आर्य लोग अनार्य कहा करते थे, यानी कि निम्न कोटि का बताते थे। उनके कहने का मतलब ये था क्योंकि आर्यों जो लोग आए थे उन्हें संस्कृत का ज्ञान अच्छा खासा था, और जो भारतीय लोग थे उन्हें संस्कृत का ज्ञान उतना ज़्यादा नहीं था उस टाइम पे, उस समय पीरियड में। तो यहाँ तक हमने समझा कि ऋग वैदिक काल क्या है। इसके बाद उत्तर वैदिक काल की बात आते हैं। यहाँ से ज़्यादातर एमसीक्यू नहीं बनते, लेकिन फिर भी उत्तर वैदिक काल में आपसे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जो कि समाज को किन आधार पर बांटा गया था। तो ऋग वैदिक काल में जैसा कि मैंने बताया कि कर्म के आधार पर समाज के 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। इसी तरीके से जो उत्तर वैदिक काल है, यहाँ पर लोगों को कुल के आधार पर वह जाति का, यानी कि उनके समाज का वर्णन किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन एक और बनता है कि जो ग्राम होता था, छोटे छोटे घरों से, छोटे छोटे परिवारों से मिलकर बनता था, तो क्या? तो आप लगाएंगे ग्राम। ग्राम का मुखिया क्या होता था? तो ग्राम का मुखिया मुख्य रूप से ग्रामीणी होता था। और दूसरे नंबर पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि जो छोटे छोटे गांव मिलकर आपस में क्या बनाते थे, तो उन्हें आप बताएंगे कि वह एक जो है राज्य बनाते थे, जिसका मुखिया राजन हुआ करता था, उसे राजन कहा जाता था। इसी के साथ ये हमारा वैदिक काल वाला समय जो है, यहाँ से जितने भी एमसीक्यू बनते थे इंपॉर्टेंट, उनके बारे में मैंने बता दिया। आज से हमारा ये वैदिक काल भी जो समाप्त होता है। इसके बाद हम अगला देखेंगे, अगले वीडियोस में आने वाले हमारे 6वें लेक्चर में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी, वहाँ से जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उनके बारे में जानेंगे। और इसके बारे में हम चले जाएंगे बौद्ध धर्म के अंगोत्तर निकाय से जो जानकारी मिलती है, 16 महाजनपदों के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा आपको मैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपको केवल और केवल मगध महाजनपद के बारे में पढ़ा दिया जाता है, और जाकर वहाँ जो है मगध महाजनपद के बाद आपको जो है हर एक डायनेस्टी के बाद आपको जो है
शुंग डायनेस्टी के बाद आपको मौर्य डायनेस्टी, और मौर्य के बाद आपको लगातार सातवाहन पांडव वंश के बारे में पढ़ाया जाता है। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जहाँ से लोग एमसीक्यू जो सरल एमसीक्यू बता दिए जाते हैं, लेकिन जो वहाँ से यूपीएससी और एमपीपीएससी, खासकर एमपीपीएससी की एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, वहाँ से जो भी बनते उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसी वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले वीडियोस में, जो हमारा 6वां लेक्चर होगा। इसके पहले आप अपने ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई पर लगे रहें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और हमें भी। तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आप यार मित्र और चाहने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें भी आशा रहे, एक मोटिवेशन मिलेगा कि आप सभी लोग और हमारे कमेंट ज़रूर करें। आपके अनुभव और आपके मन के क्या अनुभव हैं उनको हम जान पाएँ, और इससे भी मोटिवेट हम रहेंगे, मोटिवेशन हमें प्राप्त होगा। अगर आप कमेंट करेंगे, अच्छा बुरा कुछ भी कमेंट करेंगे, हमें जानकारी मिलेगी कि हमारे क्या हमें कमी रह गई है वीडियोस को बनाने में। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे हमारी ये इंडियन हिस्ट्री की संपूर्ण सीरीज जो ख़त्म होगी, इसके बाद हम अपने एक वेस्ट जो है, एक बोर्ड के माध्यम से आपको पूरा जियोग्राफी जो है, इंडियन जियोग्राफी पूरा पढ़ाया जाएगा। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश जीके, यानी कि मध्य प्रदेश का जनरल नॉलेज, यानी कि मध्य प्रदेश का संपूर्ण कोर्स जो भी है, यहाँ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो भी है, रोबोटिक्स, कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। यूनिट 10 स्टार्ट करेंगे, यूनिट 9, यूनिट 8 के बारे में ज़्यादा आपको जानकारी नहीं मिलती, उसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। संपूर्ण जानकारी, जितना भी सिलेबस है सभी आपको कंप्लीट कराया जाएगा। आने वाले 2023 का एग्ज़ाम है, उससे पहले आप सभी को पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, जिससे कि आपका बेहतर रिवीजन हो सके। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियोस में। तो धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू।